तो आप सभी का श्रीनिवास रामानुजन द्वारा आयोजित संसदीय राष्ट्रीयवाद प्रतियोगिता में स्वागत है। तो आज पक्ष में है मगधा एक्सप्रेस और विपक्ष में है महाराजा एक्सप्रेस। तो जो विषय पे पहले विषय पे वाद विवाद होने वाला है, इसी के साथ मैं प्रधानमंत्री को आमंत्रित करूंगा कि सदन पटल पे अपना वक्तव्य रखें। बनाने के लिए करते हैं 3, 2, 1। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये सदन किसका है। सदन समाजशास्त्रियों का है। समाजशास्त्री वे होते हैं जो हमारे समाज का विश्लेषण करते हैं और वो ये समझते हैं किस प्रकार समाज के अंदर कई घटक हैं जो समाज को बनाते हैं, और इसी के साथ साथ वह समाज की एवोल्यूशन को भी समझते हैं और जानते हैं किस प्रकार समाज जो है वो समय के साथ साथ लगातार परिवर्तित होता रहता है। ठीक है। इसके अलावा वो ये भी समझते हैं कि किस प्रकार जो समाज की संरचनात्मक अवधारणा है वो एक प्रक्रिया में काम करती है, जिसमें पहले थीसिस, एंटीथीसिस और फिर सिंथेसिस आता है। ठीक है। अब हम समझ लेते हैं रचनात्मक विकास क्या है। इसके अंदर 2 चीजें हैं, नई खोज और नए आविष्कार। नई खोज जो है वो उन नए सिद्धांतों की बात करती है जो कि समाज की व्यावहारिक कल्पना करते हैं। वही जो नए आविष्कार है वो ऐसी डिस्कवरीज या फिर ऐसे आविष्कार हैं जिनके आधार पर समाज चलता है, आगे बढ़ता है। ठीक है। अब अभिजातीय वर्ग को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा किस प्रकार जो समाज की जो संरचना है वो इस प्रकार है कि उसमें एक सत्ता पदानुक्रम है, और इस सत्ता पदानुक्रम के अंदर जो सबसे ऊपर है, जिनके पास में जो सत्ता कंसोलिडेटेड है, वो है अभिजातीय वर्ग, जिनके पास में पावर है, सत्ता है और वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पूरी समाज को। ठीक है। अब अगर हमें प्रभुता की ओर देखना पड़े तो प्रभुता जो सत्ता, अगर कोई व्यक्ति प्रभुता की बात कर रहा है अपनी, तो वो अपनी उसी सत्ता के प्रतिष्ठापन की बात कर रहा है समाज के अंदर। ठीक है। अब जो भार है वो यही है कि समाजशास्त्र का सदन ये बिल्कुल नहीं मानता है कि जो अभिजातीय वर्ग है ये रचनात्मक विकास को एक जरिया मानता है ऑपरेशन का। सबसे पहला मेरा जो पॉइंट है वो यही है कि किस प्रकार जो समाज है उसके अंदर जो नई थियरीज है वो आती हैं इसके क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के अंदर, रचनात्मक निराशा के अनुसार नहीं आती हैं। और वो थियरीज क्या करती हैं, वो जगह देती हैं समाज, ऐसी मतलब स्पेस देती हैं, एक ऐसी चीज देती हैं समाज के अंदर जहां पर जो शोषित वर्ग है वो ऊपर उठ सके। उदाहरण के तौर पर कि वो ऐसी जो हमारी संरचना है समाज की, जो कि पहले से गढ़ी आ रही है, जिसके अंदर ऑपरेशन किया जा रहा है अभिजातीय वर्ग द्वारा, उस पूरी सत्ता के ऊपर सवाल उठाती है, उन पर प्रश्न उठाती है, और इस कारण वो स्पेस दे पाती है आगे बढ़ने के लिए। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं किस प्रकार जो धर्म के अनुसार मतलब ईश्वर के धर्म के अनुसार ऑपरेशन हुआ था लोगों का। ऐसे मतलब कहा गया था कि ईश्वर ने व्यक्ति को यही पद दिया है, तो उसके कारण उनका ऑपरेशन हो रहा था, उनको मतलब उनके ऊपर सत्ता स्थापित की जा रही है। लेकिन अब देखते हैं किस प्रकार इसका डार्विन का नया विचार आता है, जो कि बताता है कि आपका एवोल्यूशन जो है वो मतलब सिंगल सेल मॉलिक्यूल्स के थ्रू हुआ है, साइंस के थ्रू हुआ है, एंट्रोपी के थ्रू हुआ है, ना कि ईश्वर ने आपको कोई जगह दी है कि आप यही हैं और आपको इसको सर्व करना है, फिर इसको सर्व नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि किस प्रकार अभिजातीय वर्ग द्वारा जो स्थापित एक पूरी संरचना थी, जिसमें उन्होंने ईश्वर के नाम के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर ऑपरेट किया जा रहा था, उसके पूरे को अंडरमाइन करते उसके ऊपर सवाल उठाती है। दूसरा हम ये भी समझते हैं किस प्रकार हमारे समाज के अंदर हमारी जो आर्थिक वास्तविकता है वो निर्धारित करती है हमारी सामाजिक वास्तविकता को। और हम ये भी समझते हैं किस प्रकार जो प्रभुता स्थापित करनी है, तो इसके लिए जो टूल है वो बहुत जरूरी है, साधन का कंसोलिडेशन। तो हम देखते हैं किस प्रकार जो नए आइडियाज जो आते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के अंदर, ये जगह देते हैं, ऐसा स्पेस देते हैं जिसके कारण जो ऑप्रेस लोग हैं वो अपने इन्हीं संसाधनों को रिक्लेम कर पाए। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं किस प्रकार पुराने समय में फ्यूडल सिस्टम था, जो मतलब फ्यूडल्स थे, उनके पास ज्यादातर लैंड थी और वो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए लोगों का ऑपरेशन करते थे, काम कराते थे। लेकिन हम देखते हैं इसी के रिस्पॉन्स में किस प्रकार एडम स्मिथ की जो फ्री मार्केट की थियरी आती है वो लोगों को मौका देती है आगे बढ़कर फ्री मार्केट के अंदर हिस्सा ले पाने का और अपने संसाधनों को रिक्लेम कर पाने का। किस प्रकार देखते हैं किस प्रकार वो भी जो डेवलपमेंट है उसके अंदर अपनी भागीदारी निभा पाते हैं। इसी कारण हम देखते हैं किस प्रकार फिर जब फ्री मार्केट जो है वो भी अपने आप में जब शोषित बनने लग जाती है, जब हम देखते हैं कैपिटलिस्ट जो समाज बनने लगता है, तो फिर बाद में इसके रिस्पॉन्स में भी हम देखते हैं किस प्रकार मार्क्सिस्ट आइडिया आता है। मार्क्सिस्ट आइडिया दोबारा से ये जो पुरानी सत्ता है जिसके अंदर जो ऑपरेशन हो रहा होता है उसके ऊपर सवाल उठाती है। और जब देखते हैं जब मार्क्सिस्ट आइडिया भी ठीक से प्रैग्मेटिकली काम नहीं कर पाता है समाज के अंदर, तो हम देखते हैं किस प्रकार वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आने लगता है। तो हम देखते हैं किस प्रकार नई जो चीजें आ रही हैं वो धीरे धीरे अभिजातीय वर्ग के प्रभुत्व को कमतर ही किए जा रही हैं। किस प्रकार जो
संस्थाएं फिर जो सिस्टम बनाया जा रहा है समाज के अंदर उसको अंडरमाइन की जा रही है और स्पेस दे रही है लोगों को ऊपर उठने का और वापस आगे आने का। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं किस प्रकार जब हम आविष्कारों की बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो सैद्धांतिक आविष्कार होते हैं वो दोबारा से जो हमारे समाज के अंदर सिद्धांत पहले से बने हुए हैं, जिन सिद्धांतों के बेसिस पर अभिजातीय वर्ग जो है वो ऑपरेशन कर रहा है दबे कुचले लोगों का, तथाकथित दलित वर्ग का या फिर जो भी अन्य वर्ग हैं दबे कुचले उनका, तो हम देखते हैं उस पूरे सिद्धांतों का खंडन करती है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं किस प्रकार उत्तर आधुनिकतावाद जब आता है तब अपने साथ लेकर के आता है सब्जेक्टिविटी को। वो लेकर के आता है किस प्रकार हर व्यक्ति के लिए वास्तविकता अलग अलग हो सकती है और किस प्रकार वो जो पूरा सामाजिक संरचना जो कि पूरी ऑब्जेक्टिविटी पर बेस्ड थी उसके अंदर भी सब्जेक्टिविटी की बात करता है। अब इसे हम क्या देखते हैं कि किस प्रकार जो अभिजातीय वर्ग है उसी के द्वारा स्थापित जो ऑब्जेक्टिविटी थी उन्हीं के बेसिस पर जो शक्ति पदानुक्रम के अंदर जो निचले स्तर पे जो लोग आते हैं उनका ऑपरेशन हो रहा था, उनका दमन हो रहा था। तो हम देखते हैं किस प्रकार इस दमन के लिए जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया था, कैसे उत्तर आधुनिकतावाद इस ऑब्जेक्टिव सिस्टम पर प्रश्न खड़ा करता है। वो किस प्रकार बात करता है कि जो एक पूरा आपने जो स्ट्रक्चर बना रखा है ये पूरा ही ऑब्जेक्टिव ना होकर के सब्जेक्टिव है और इसी कारण हम देखते हैं किस प्रकार दोबारा से यहाँ पर भी हमें उनकी जो स्थिति है वो अंडरमाइन होती दिखती है। और एक इसके अलावा हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर किस प्रकार जो मीडिया जो है वो अगेन एक नया आविष्कार है। वो देखते हैं किस प्रकार जो शोषित या फिर जो दबा कुचला वर्ग है उसको अपना नैरेटिव समाज के अंदर आगे लाने का मौका देती है, जिसके कारण जो मेटा नैरेटिव्स पहले से काम कर रहे थे हमारे समाज के अंदर, जिनके बेसिस के ऊपर उनके जो दबे कुचले लोगों के शोषण को जस्टिफाई किया जा रहा था उसके ऊपर सवाल उठाते हैं और उन मेटा नैरेटिव्स को डिकंस्ट्रक्ट करके जो नए नैरेटिव्स जो नए सब्जेक्टिविटी जो समाज के अंदर आती है वो देखते हैं किस प्रकार जो हमारे समाज की वस्तुनिष्ठता को खत्म करते हुए एक नई जो हमारे समाज की वास्तविकता जो है उसको सामने लाती है और जो ऑपरेशन हो रहा है, जो अभिजातीय वर्ग द्वारा जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसको कम करती है, ना कि उसको बढ़ाती है। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। पक्ष विषय के पुरजोर विपक्ष में 3, 2, 1 स्टार्ट हो गया। महोदय, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रतिपक्ष अपनी पूरी डिबेट में करके क्या गया है। वह केवल करके गया है एक ग्रुप ऑफ एलाइट को दूसरे ग्रुप ऑफ एलाइट से रिप्लेस करना, कि जब जैसे कि फ्यूडलिज्म था जो कैपिटलिज्म आ गया, यहाँ पे वापस से जो मोड ऑफ प्रोडक्शन था वो अभिजात वर्ग के हाथ में था। फिर जब मार्क्सिज्म आया तो वो अप्लाई ही नहीं हो पाया कहीं पे, और जहां पे अप्लाई हुआ वहां पे भी एक अभिजात वर्ग आ गया। चाहे आप रशिया में देख लीजिए या चाइना में देख लीजिए, जहाँ पे जो डिक्टेटर्स हैं, अथॉरिटेरियंस है, वही लोग कंट्रोल कर रहे हैं। और उसके बाद जब वेलफेयर स्टेट आया उसमें भी लोकतंत्र के अंदर कुछ एलाइट थी वो सब हर चीज कंट्रोल कर रहे हैं। और वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? यहाँ पे कहा जाता है कि आप लोगों को केवल और केवल सर्कस और ब्रेड दे दीजिए, वो आपके खिलाफ कभी विद्रोह नहीं करेंगे। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट ये है कि आप उनको खिलाते जाइए, पिलाते जाइए, ताकि वो आपके खिलाफ कभी विद्रोह ना करे। वहां पे भी सारी जो पावर है एलाइट कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि आखिरकार जो प्रभुता है वो कैसे अभिजात वर्ग संभाल रहा है। हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि सबसे पहले अभिजात वर्ग कौन है? अभिजात वर्ग होगा जो सोसाइटी में सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, अपने पावर स्ट्रक्चर में बने रहने की कोशिश कर रहा है। पावर स्ट्रक्चर क्या है? पावर स्ट्रक्चर को हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। हमें पावर स्ट्रक्चर जो समाज के अंदर सबसे पहली बात तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और उसके बाद सोसाइटल नॉर्म्स। इन तीनों चीजों को जो तीन चीजें हैं समाज के अंदर ढांचे के रूप में मौजूद है, और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? एलाइट वर्ग कर रहा है। यहाँ पे हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पक्ष यहाँ पे ये कह रहा है कि जो सत्ता में एक पदानुक्रम है, पक्ष ये बात मान के जाता है, और पक्ष ही ये बात कहता है कि प्रभुता के लिए संसाधनों का कंसोलिडेशन जरूरी है। अगर कभी भी प्रभुता के लिए संसाधनों का कंसोलिडेशन जरूरी है तो आप खुद बता कीजिए कि आखिरकार जो ज्यादा संसाधन है वो कभी भी बुर्जुआ वर्ग के पास होंगे या सर्वहारा वर्ग के पास होंगे। और साथ ही साथ में यह समझना पड़ेगा कि पक्ष यहाँ पे कह के जा रहा है कि हाँ, मैं पक्ष की एक बात को और काटना स्टार्ट करूं तो ये कह के जा रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर उठने का स्पेस मिलता है जब नई नई थ्योरीज आती है। कौन सी ऐसी थ्योरी आई है जहां पे केवल पूरी तरीके से जो गरीब लोग हैं उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग चले और वो शासन में आ भी गए, और अब केवल उसमें कोई एलाइट वर्ग नहीं था? चाहे लोकतंत्र हो जाए, चाहे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हो जाए, चाहे कैपिटलिज्म हो जाए, कहाँ पे एलाइट्स नहीं है? कौन सी थ्योरी में नहीं है? ये बता के जाए। और साथ साथ कह के जा रहे हैं कि धर्म वर्सेस डार्विन की जो बात करके जाते हैं, धर्म में पहले चर्च पूरे ढांचे को कंट्रोल कर रहा था अपने रिलीजियस ऑटोनॉमी से। उसके बाद जब डार्विन की बात आती है तो यहाँ पे रैशनैलिटी की बात आती है, लिबरल ऑर्डर की बात आती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो कंट्रोल ले लेते हैं इस चीज का, अपने रैशनैलिटी को प्रमोट करके। तो यहाँ पे हमें समझ में क्या आ रहा है कि आखिरकार कंट्रोल लेने वाले वो अभिजात वर्ग के लोग ही हैं। यहां पे हमें समझना पड़ेगा कि ये पोस्ट मॉडर्निज्म की जो बात करके जा रहे हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म ने कैसे गरीब लोगों के जो शोषित लोग हैं उनके जो नैरेटिव उनको सामने लेके आया। पोस्ट मॉडर्निज्म खुद अपने आप में अगर आप इसको कोर में देखें तो कैसे वो उन गरीबों के जो या कुचले लोगों के जो वो थे
जो उनका मूवमेंट है वो किस तरीके से दबाया गया है। अगर हम नारीवाद को समझते हैं तो पोस्ट मॉडर्निज्म क्या करता है, उसको इंटरसेक्शनैलिटी पे जाता है। इंटरसेक्शनैलिटी पे जाता है तो क्या होता है, उससे नारीवाद और कमजोर हो जाता है, उसे मेटा नैरेटिव में तोड़ के ब्लैक फेमिनिज्म, इसके बाद व्हाइट फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म, आप रेडिकल फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म, आप इतने तरह का फेमिनिज्म कर देंगे कि आप कभी फेमिनिज्म में पहुंच नहीं पाएंगे। इससे क्या हो रहा है, जो आपका मेटा नैरेटिव था फेमिनिज्म का वो पूरी तरीके से टूट गया। इससे हम समझ पा रहे हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो अपने आप में क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है उसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया गया है मेटा नैरेटिव्स को तोड़ने में। और पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर पोस्ट ट्रूथ भी आता है, जो अपने आप में ये मानने से इनकार कर सकता है कि भाई नारी का शोषण हुआ भी था कि नहीं हुआ था, तो ये इसका इस्तेमाल कौन कर सकता है, वो अभिजात वर्ग कर सकता है। और इससे हमें समझना पड़ेगा, कह रहे हैं कि मीडिया शोषित वर्ग की आवाज उठा रहा है। कमाल की बात है कि अगर मीडिया जो अपने आप में ये हमेशा इस सवालों में रहता है कि कैसे उसको अभिजात वर्ग के द्वारा उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, हम देख सकते हैं कि आपको ये बता दीजिए कि कहां पे अभिजात वर्ग का इन्फ्लुएंस नहीं है। यहाँ पे डिबेट इस चीज पे नहीं है कि सिर्फ सरवारा का इन्फ्लुएंस है, आप मेरे को यह बता के जाइए किस प्रकार से अभिजात वर्ग का इन्फ्लुएंस नहीं है, तब जाके डिबेट प्रूव होगी। यहाँ पे हम अपने हर एग्जांपल में देख सकते हैं कि कैसे अभिजात वर्ग का जो इन्फ्लुएंस है वो हर जगह देखने को मिल रहा है। चाहे हम पावर स्ट्रक्चर में देख लें, जैसे कि हम एलाइट सिस्टम थ्योरी की बात करते हैं। एलाइट सिस्टम थ्योरी क्या कहता है, एलाइट सिस्टम थ्योरी ये कहता है कि हमेशा समाज को कंट्रोल करने वाले, स्टेट को कंट्रोल करने वाले कुछ एलाइट्स ही होते हैं, और जो कुछ एलाइट्स होते हैं वही पूरे समाज को कंट्रोल करते हैं, और वो एलाइट्स बदलते रहते हैं। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि अभिजात वर्ग में भी दो तरह के वर्ग हैं। एक जो स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं, जो सत्ता के अंदर है कि भाई जो है हमें डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, जो है आप लोग इसी को माने ताकि लोग हमारी सुने। और एक वर्ग है जो मजबूत है लेकिन सत्ता के अंदर नहीं है, वो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है ताकि वो सत्ता में आ पाए। आप जर्मनी में देख लीजिए, वेमार रिपब्लिक थी, सत्ता के अंदर थी, तो वो स्टेटस को मेंटेन कर रही थी कि भाई हम लोकतंत्र के द्वारा सत्ता में रहे, एलिट रहे। हिटलर क्या करता है, इस क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है, वहां पे जाके लोगों को भड़काता है, और इससे क्या होता है, वो खुद सत्ता में आ जाता है। तो आप बताइए, इससे लोगों का उत्थान हुआ, गरीबों का उत्थान हुआ, शोषित लोगों का उत्थान हुआ? नहीं। यहाँ पे एक एलाइट को हटा के एक उससे भी बड़ा एलाइट आ गया। तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किस प्रकार से हो रहा है हमें समझना पड़ेगा। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या है, मौजूदा ढांचे का विनाश करके एक नए ढांचे में को लाया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि कैसे अगर समाज में जितने मौजूदा ढांचे हैं, अगर लोकतंत्र है तो उसकी जगह अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट आ जाएगी, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट उसकी जगह लोकतंत्र आ जाएगा। लेकिन दोनों जगह जो कंट्रोल करने वाले लोग हैं वो बहुत सीमित है, बहुत कम है, और वो अपने आप में ही अभिजात वर्ग है। अगर आप किसी भी यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, अगर मैं मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करता हूं, तो जो सप्लाई और डिमांड है वो दोनों अभिजात वर्ग कंट्रोल करता है। कि एक अभिजात वर्ग है, अगर मार्केट में आयुर्वेद चल रहा है तो उसको प्रमोट करेगा स्टेटस को में कि हाँ आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, आदिवासी ऑयल इस्तेमाल कीजिए, ताकि उसका फायदा बढ़े। उसके द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, और साथ साथ उनके जो चॉइस है उनको पूरी तरीके से बदला जा रहा है। कैसे उनको मैनिपुलेट करेंगे, मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, रिसोर्सेज से कर सकते हैं। रिसोर्सेज किसके पास है, अभिजात वर्ग के पास है। अगर उनके पास ये रिसोर्सेज है, वही पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो समाज में चेंज आ रहा है। कैसे, जो सबसे निम्न वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, उसकी चॉइस को अब उसकी वो समझ रहा है कि मैं अपने हिसाब से फैसले ले रहा हूँ, फैसले ले ही नहीं रहा है। उसके सारे फैसले को जो अभिजात वर्ग है अपने हिसाब से लेके चल रहा है। सोसाइटल लॉ में लेके आते हैं। सोसाइटल लॉ में कहा जाता है कि नो पेन्स नो गेन्स। क्यों? ताकि जो गरीब है वो हमेशा मजदूरी करता रहे, पेन झेले और उसके बाद गेन मिले, ताकि जो सोसाइटी में एक लेबर का वो है कि भाई हाँ हमारा सोसाइटी नॉ में कि भाई हम गरीब है, हम काम करेंगे तभी हम पैसा कमा पाएंगे। जैसे जो अभिजात वर्ग में जो सबसे अमीर है, जो प्रॉफिट को छत की तरह रख रहा है, उसको रख पाए और साथ ही साथ उस इकोनॉमिक सेक्टर में सबसे ऊपर रह पाए। सदन को मेरा सादर अभिनंदन दिए गए विषय के पुरजोर पक्ष में। इससे पहले कि मैं कोई भी टीका टिप्पणी या तर्क रखूं सदन में, एक बात पुनः प्रतिष्ठापित कर देना चाहूंगा कि यहाँ पर बहस इस बात पर है कि क्या प्रभुता बनाने रखने की बात है या नहीं है। हमें समझना होगा कि कोई भी सत्ता जब प्रभुता को प्रतिष्ठापित करती है समाज में, यदि उस प्रभुता को प्रतिष्ठापित करने में आगे चलकर कोई भी कमी आती है या मार्जिनली वो प्रभुता चैलेंज हो रही है और वो प्रभुता छिनकर कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट है सोसाइटी में, उस प्रभुता या सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, विकेंद्रीकरण हो रहा है और अलग अलग लोगों में यदि वो सत्ता वितरित हो रही है, तो हमें समझना होगा कि किस प्रकार से प्रभुता का जो ढांचा बना हुआ है वो टूट रहा है। और इस प्रकार से हमारा भारत सदन में कैसे स्थापित होगा मैं आगे चल के बताऊंगा। ये कह के जाते हैं पहली लाइन की कैसे ग्रुप ऑफ एलीट से दूसरे ग्रुप ऑफ एलीट्स कहीं ना कहीं रिप्लेस कर दे रहे हैं। पर हमें समझना होगा कि कोई भी पावर हायरार्की एक रातों रात में नहीं टूटती, धीरे धीरे पावर हायरार्की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टूटती है। जब पावर हायरार्की टूट रही है तो हम देखते हैं कि कैसे जो नए नए आविष्कार या नए नए जितने भी इंटेलेक्चुअल जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसके माध्यम से जो पावर हायरार्की टूट रही है, सत्ता पदानुक्रम टूटने में एक कैटलिस्ट का काम कर रही है। और यदि हम सदन में स्थापित कर दे कि कैटलिस्ट का काम कर रही है और उससे सत्ता पदानुक्रम टूट रहा है और पावर यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है, तो हम इस सदन में स्थापित कर पाने में समर्थ होंगे कि किस प्रकार से वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे अपने प्रभुता को दिखाने के लिए। सबसे पहली बात ये कह के जाते हैं कि ज्यादा संसाधन जिसके पास होंगे वही कहीं ना कहीं अपनी प्रभुता दिखाएगा, तो अभी एलीट के पास ज्यादा संसाधन है। हम देखते हैं कि कैसे हिस्टोरिकली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कैसे धीरे धीरे जो जितने भी संसाधन थे ये कैसे समाज के अलग अलग वर्गों में बट के आते जाते हैं। हम देखते हैं जब फ्यूडल सिस्टम हुआ करता था या फिर जब सामंतवादी व्यवस्था हुआ करती थी, तो जो फ्यूडल लॉर्ड्स या सामंतवादी जो लॉर्ड्स हुआ करते थे उनके पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेज संसाधन हुआ करते थे और वहां पे लोग मजदूरी क्या करते थे। बहुत बार लोगों को मानवाधिकार भी नहीं होता था कि किस
प्रकार से वो जो काम करे उनको पैसे भी नहीं मिलते, बेकारी करते थे। पर जब नए क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के माध्यम से नई थियरीज या नए आइडियाज आते हैं तो कैसे इन लोगों को मौका मिलता है कि फ्री मार्केट में पार्टिसिपेट करके अपनी जो इकोनॉमिक स्वायत्तता यानी आर्थिक स्वायत्तता है वो अपने पास में संसाधन गेन करें, संसाधनों का रिक्लेमेशन करें, जिसके हम देखते हैं कि वो कंपनीज में काम करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकीकरण होता है, और जो लोग पहले फ्यूडल लॉर्ड्स के अंतर्गत में काम करते थे अब वो लोग फ्री ट्रेड कर पाने में समर्थ होते हैं। पर हम ये भी स्थापित करते हैं कि कैसे जब फ्री ट्रेड अपने आप में आगे चलकर शोषक होता जाता है तो नए डिसेंट के आइडियाज या आइडियोलॉजीज आती है, जैसे मार्क्सिज्म की बात करते हैं, तमाम चीजों की बात करते हैं। बट जो वेलफेयर स्टेट, जिसको ये कह रहे हैं कि वेलफेयर स्टेट एक माया जाल है जिसके माध्यम से आप सबको एक शोषक व्यवस्था में कहीं ना कहीं कैद करके रखा जा रहा है, तो हम देखते हैं कि उसी वेलफेयर स्टेट के अंदर हम अलग अलग यूनियंस या अलग अलग मूवमेंट्स बनाने के प्रावधान आते हैं। ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जहां पर लोगों के पास ये पूरी स्टेट मशीनरीज होती है, जहां पर यदि उनका शोषण या दमन हो रहा है तो उसके विरुद्ध हो जाकर आवाज उठा सकते हैं। जिसका अभिप्राय यह है कि पहले जब आपके पास ये तमाम चीजें नहीं थी, जब आप कहीं ना कहीं जाकर आपके दमन या शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं, अब आपके पास मशीनरी है, तमाम चीजें कि आप जुडिशरी में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। जिसका अभिप्राय है कि पहले ये जो प्रभुता पहले से स्थापित हो रही थी, सिर्फ प्रभुता ही स्थापित होती चली आ रही थी, अब उसको क्वेश्चन करने के तमाम माध्यम हमारे पास उपलब्ध है, जिसका मतलब है कि जो प्रभुता बना के रखना चाह रहे थे वो प्रभुता कहीं ना कहीं टूट रही है। उसके बाद ये कह के जाते हैं कि रेशनैलिटी कहीं ना कहीं अभिजात्य वर्ग का इस्तेमाल कर रही है, जो हमने डार्विन की थ्योरी बताई इवोल्यूशन की। हमें समझना होगा कि कैसे इवोल्यूशन, जो थियरी ऑफ इवोल्यूशन आती है, उससे पहले लोगों का शोषण किस आधार पे हो रहा था? इस आधार पे हो रहा था कि ईश्वर ने मनुष्यों को बनाया है, और ईश्वर ने मनुष्यों को इस प्रकार से बनाया कि हायरार्की एक प्रकृति प्रदत्त प्रवृत्ति है मानवीय समाज के भीतर। परंतु डार्विन की थ्योरी इस चीज पर चोट करती है और बताती है कि कैसे प्राकृतिक प्रदत्त प्रवृत्ति नहीं है हायरार्की, यानी पदानुक्रम कोई प्रकृति की नेचुरल चीज नहीं है, पदानुक्रम अपने कोर नेचर में सोसाइटल है, और कैसे मनुष्यों की व्युत्पत्ति एक समान सोर्स से, सेल्स के माध्यम से, वैज्ञानिक रूप से होती है। जिसका मतलब है कि जो पदानुक्रम का पूरा आइडिया था उसको चैलेंज करती है। जिस पॉइंट इन टाइम पे आप पदानुक्रम के आइडिया को चैलेंज कर रहे हैं, उस पॉइंट इन टाइम पे आप पावर के आइडिया को या पावर कंसोलिडेशन के आइडिया को चैलेंज कर रहे हैं, और जब पावर कंसोलिडेशन के आइडिया को चैलेंज कर रहे हैं तब आप ये जो प्रभुता स्थापित कर पा रहे थे कहीं ना कहीं उस आइडिया को चैलेंज कर रहे हैं। उसके बाद ये बोलते हैं नारीवाद में इंटरसेक्शनैलिटी आती है तो मूवमेंट वीक हो जाती है। ऐसा कैसे है? नारीवाद में जब इंटरसेक्शनैलिटी आती है और अलग अलग सेक्स की बात होती है तो कैसे मूवमेंट और ब्रॉड होती है, और ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अलग अलग लोग एक जो कॉमन आइडिया होता है शोषण का, दमन का, चाहे वो ब्लैक फेमिनिस्ट हो चाहे वो ट्रांस फेमिनिस्ट हो, वो जुड़कर आते हैं, मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग या बड़े स्तर पर करते हैं, जहां पर एट द एंड आपको शोषण या असमानता के विरुद्ध लड़ते हैं। जिसका अभिप्राय है कि कैसे मूवमेंट और ब्रॉडर और बियॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होती है। ये क्यों हो पाई है? ये इसलिए हो पाई है क्योंकि धीरे धीरे मूवमेंट में हम इंटरसेक्शनैलिटी की बात करें, काउंटर इसकी बात करें, क्रिएटिव जो भी काउंटर डिस्ट्रक्शन, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की बात करें, ये मीडिया की बात करते हैं कि कैसे मीडिया में कैसे आवाज उठा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि मीडिया का इवोल्यूशन किस प्रकार से हो रहा है। जब मीडिया के आविष्कार होते हैं, हम जब, क्योंकि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के अंदर आविष्कार भी आते हैं, तो मीडिया पहले कुछ क्या कहते हैं, कुछ पावर्स द्वारा कंट्रोल हुआ करती थी, पर करंट स्टेटस को में हम देखते हैं कि मीडिया के अलग अलग माध्यम होते हैं। हम देखते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम या ऐसे तमाम चीजों का इवोल्यूशन होता है पीरियड ऑफ टाइम, जहां पर वे लोग जो सामान्य रूप से फोन यूज कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, वो भी अपने डिसेंट को या अपने प्रतिरोध को कहीं ना कहीं रख सकते हैं, उठा सकते हैं, अपनी बातचीत कर सकते हैं। जिसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं आइडिया पोस्टमॉडर्न देता है कि आप अपने नैरेटिव्स को समाज में कहीं ना कहीं ला सकते हो, और समाज में कोई एक ऑब्जेक्टिव नैरेटिव नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति यदि शोषित है, दमित है या जो शोषण कर रहा है, सब व्यक्ति अपना अपना कहीं ना कहीं नैरेटिव्स को कहीं ना कहीं रन कर सकते हैं। अब कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो देखते हैं कि मार्जिनली कैसे पावर का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और कैसे पावर जो प्रभुता पहले से बनाई हुई थी उससे कमतर हुई। जिसका अभिप्राय है कि प्रभुता बनाए रखने के लिए आप इन काउंटर नैरेटिव्स का इस्तेमाल नहीं करें, यदि कर रहे होते तो प्रभुता पावर इंक्रीज होती, कम नहीं होती। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि किस प्रकार से स्टेट में ये डिमांड एंड सप्लाई की बात करती है कि डिमांड एंड सप्लाई भी वही कंट्रोल करे जिसके हाथ में पावर है। नहीं, हमें समझना होगा मांग और आपूर्ति अपने आप में फ्री मार्केट में इस प्रकार से कंट्रोल होती है कि जितने भी लोग मांग या डिमांड कर रहे हैं उनके पास अपनी फ्री चॉइस या फ्री रेशनल चॉइस होती है। इनका पूरा आर्गुमेंटेशन इस चीज पे बेसिक कि जो लोग बहुत दमित है, शोषित है, उनकी जितनी भी चॉइसेस है वो मैन्युफैक्चर्ड है, और मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? समाज का शोषक वर्ग मैन्युफैक्चर कर रहा है। पर हमें समझना होगा कि जब आपके पास आइडिया या डिस्कोर्स का माध्यम दिया जाता है अलग अलग माध्यमों से, इस क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के माध्यम से, तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी रेशनैलिटी के हिसाब से कहीं ना कहीं सोचता है, एनालिसिस करता है। और जब आपके पास फ्री मार्केट इतने सारे ऑप्शंस रख के देता है, उन ऑप्शंस के मध्य जब आप कहीं ना कहीं एनालिसिस करते हैं तो दरअसल ये ऑप्शन की वैविध्य अपने आप में इस चीज को प्रतिष्ठापित करते हैं कि कैसे व्यक्ति अपने रेशनैलिटी के हिसाब से चीजों को चूज कर रहा है, ना कि इस आधार पर चूज कर रहा है कि कौन सा पॉपुलर तमाम चीजें। फिर उसके बाद अच्छा
नमस्कार। दिए गए विषय के विपक्ष में महोदय, सर्वप्रथम जो हमारा प्रतिपक्ष है वो कहीं ना कहीं विषय से भटकता हुआ दिखता है। महोदय, यहाँ पे बात की गई कि क्या क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस के द्वारा प्रभुता को खत्म कर दिया जाता है या प्रभुता को बनाया जाता है। हम बता के जाते हैं किस प्रकार से प्रभुता को बनाए जाते हैं। हमारा प्रतिपक्ष एक ही कार्य कर रहा है कि प्रभुता एक एलिट से हटा के दूसरे एलिट के पास पहुंचाना। वो हम अपने वक्तव्य में और स्पष्ट कर दिया, मेरे नेता ने भी स्पष्ट किया। वो पहली बात महोदय आते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि प्रभुता को क्या करते हैं, रिस्थापित करते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि जो मार्केट आया फ्यूडल से क्या हुआ कि कैपिटलिज्म सोसाइटी आया। फ्यूडल में क्या हुआ कि महोदय एक अभिजात वर्ग था, वहां पे एक अभिजात वर्ग था, वहां पे आपको सैलरीज भी मिलती। लेकिन जब आप कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आए, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आपको क्या कर रहा है, बस आपको एक लेबर बना कर रखा जा रहा है। लेकिन जो मेन कैपिटलिस्ट है उनके पास जो रिसोर्सेज है, उनके पास जो इन्फ्लुएंस है, वो आज भी बरकरार है महोदय। वो इन्फ्लुएंस आज भी खत्म नहीं हुआ। मतलब उनकी जो प्रभुता है वो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के द्वारा आज भी बरकरार है। आप ये पूरे वक्तव्य में बता के नहीं चाहते कि सर्वहारा वर्ग उस प्रभुता को समाप्त कर कैसे रहा है। अपने अगर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर रहा है तो प्रभुता जो समाज है वो पूर्ण रूप से खत्म कैसे हो जाता है, इस प्रश्न का उत्तर वो नहीं दिख रहा। उसके बाद महोदय हम बताते हैं किस प्रकार से तो वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। वेलफेयर स्टेट में ये क्या कह रहे हैं महोदय कि जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो जा रहा है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए महोदय, यहाँ पे पावर का डिसेंट्रलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है कि प्रभुता संपूर्ण रूप से खत्म नहीं, वहां पे अलग अलग अभिजात वर्ग आ रहे हैं। अलग अलग अभिजात वर्ग किस प्रकार से आ रहे हैं महोदय, हम उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं। एक सेंटर में गवर्नमेंट बनती है, एक हो जाता है कि राज्य में गवर्नमेंट बनती है, लेकिन जो कैबिनेट बनता है वो कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा ही बनाया जाता है। कुछ चुनिंदा लोग ही उस कैबिनेट को बनाते हैं और उनके द्वारा ही रूल्स एंड रेगुलेशन इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज किसके पास है, उन्हीं लोगों के पास है। तो उन चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट में आपके प्रॉब्लम को बस आपको घुमाया जाता है एक चक्री के द्वारा, उसको कर द्वारा। ठीक है, उसके बाद महोदय ये बार बार बात करके जाते हैं कि डार्विन की थ्योरी के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार से डार्विन की थ्योरी आती है और वो महोदय क्या डार्विन की थ्योरी के आने के सर्वहारा वर्ग के ऊपर उत्पीड़न खत्म हो गया, नहीं खत्म हुआ। किस प्रकार खत्म नहीं हुआ, कैपिटलिस्ट सोसाइटी आ गई महोदय। आप चर्च से पावर हटा के एक कैपिटलिस्ट के पास पावर मैनिपुलेशन आ गया है। कैपिटलिस्ट पावर को मैनिपुलेट करके लेबर्स के ऊपर एक्सप्लॉइटेशन करने की बात आ जाती है, तो उसे क्या हो रहा है कि वो एक्सप्लॉइटेशन आज भी हो ही रहा है महोदय। प्रभुता जो है वो जो अभिजात वर्ग है उसका बना हुआ है महोदय। इसके बाद बात करते हैं कि ये बात करते हैं कि आवाज उठा रहे, क्या आवाज उठाने से अभिजात वर्ग की पूरी प्रभुता खत्म हो जा रही, नहीं हो रही। कैसे नहीं खत्म हो रही। अब महोदय देखिए, ये जिस यूनियन की बात करके जाते हैं वहां पे भी कैसे अभिजात बन के निकल के सामने आते हैं। हम अलग अलग प्रकार के देखते हैं कि लेबर यूनियन बन रहे हैं, वर्कर यूनियन बन रहे हैं, उसमें भी लीडर्स का अपना सेल्फ इंटरेस्ट हो जाता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेशन करे, वो अपनी पॉलिसीज को कैसे लोगों में मैनिपुलेशन करे, वो अपने लोगों को कैसे बताए कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है। जैसा कि मेरे नेता बना के जाते हैं कि जब मेटा नैरेटिव्स में देखते हैं, फेमिनिज्म में ब्लैक फेमिनिज्म आ जाता है और एशियन फेमिनिज्म आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकन फेमिनिज्म आ जाता है, तो इसमें भी देखा जाता है कि फेमिनिज्म को अलग अलग पैराडाइम में बांट दिया था। और इसमें क्या हो रहा है कि अलग अलग लीडर्स आ रहे हैं, अलग अलग लीडर्स आ रहे हैं, तो उनका क्या अपना सेल्फ इंटरेस्ट आ रहा है, वो अपनी प्रभुता स्थापित करना चाहते हैं कि मैं ब्लैक फेमिनिस्ट हूं तो मेरी प्रभुता यहाँ पे स्थापित होनी है, दूसरे को नेगलेक्ट करेंगे। तो जो प्रभुता जो है वो आज भी स्थापित है, वो प्रभुता खत्म नहीं हुई। बार बार क्रिएटिव जो डिस्ट्रक्शन है उसका इस्तेमाल करने की यहाँ पे बात करते हैं महोदय। ठीक है, उसके बाद महोदय यहाँ पे क्या वर्ग है, हाँ उसके बाद ये बात क्या कर रहे हैं कि जो शोषित वर्ग है वो आपके चॉइसेस दे रही है, आप चॉइस उसका नहीं, चॉइसेस आपके द्वारा कहां से आ रही है। जो मीडिया हाउसेस के बारे में ये बात करते हैं, मीडिया हाउस उदाहरण के तौर पर यूट्यूब का बात करते हैं, इंस्टाग्राम के बारे में बात करते हैं। जो प्रभुता बनाए हुए लोग, जो समाज के प्रभुत्व लोग हैं, जो प्रभुता बनाना चाहते हैं, हम देखते हैं किस प्रकार से यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से वो अपने पार्टी का प्रोपोगेशन करते हैं, वो अपनी आइडियोलॉजी का प्रोपोगेशन करते हैं। यहाँ पे सर्वहारा वर्ग, यहाँ पे शोषित वर्ग का कोई उत्थान नहीं हो रहा। यहाँ पे हो रहा है तो क्या और क्या, उनकी पॉलिसी, उनकी प्रभुता को पुनः स्थापित किया जा रहा है महोदय क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के द्वारा। उसके बाद महोदय ये बात क्या, किस चीज के बारे में बात करके जाते हैं, बात करते हैं कि पदानुक्रम के बारे में बात करते हैं, मार्क्सिज्म के बारे में बात करते हैं। मुझे देखिए किस प्रकार से मार्क्सिज्म में किस चीज के बारे में बात की जाती है कि लेबर्स के बारे में बात की जाएगी, सर्वहारा वर्ग उसके बारे में बात की नहीं। अब अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें, जहां थोड़ी बहुत कम्युनिज्म सरकार के रूप में सामने आती है, रशिया का उदाहरण देते हैं, चाइना, वहां पे जो पावर मैनिपुलेट करते हैं कौन कर रहे हैं, चुनिंदा लोग कर रहे हैं। कुछ लोग हैं सत्ता में, सिर्फ वही उस पावर का मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ना कि सर्वहारा वर्ग के द्वारा उस पावर को पूरा उठाया जा रहा है। इनका महोदय पूरा पैराडाइम है कि हम आवाज उठा दे रहे हैं मतलब प्रभुता खत्म, नहीं, प्रभुता खत्म नहीं हो रही, उसका अल्टरेशन हो रहा है। मेरे नेता 3 पैराडाइम बना जाते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन, सोसाइटल नॉर्म बताते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताते हैं। उस प्रकार मोड ऑफ प्रोडक्शन में हम देखते हैं किस प्रकार से एलिट्स के बीच ही कंपटीशन है प्रभुता को स्थापित करने का। उनकी प्रभुता खत्म नहीं हो रही महोदय, बल्कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के बाद वो नए प्रकार के एडवर्टाइजमेंट लेके आ रहे हैं, नए प्रकार के एडवर्टाइजमेंट लेके आ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं कि नहीं, मेरा जो अभी उदाहरण जैसे देखते हैं कि आदिवासी तेल का, हम देखें कितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर उस चीज को प्रोपोगेट कर रहे थे, प्रमोशन उस चीज का कर रहे थे। और उसके अल्टरनेटिव में देखें तो बहुत सारी विदेशी कंपनियों के हेयर ऑयल देख सकते हैं, शैम्पूज देख सकते हैं, उस चीज का भी प्रोपोगेशन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर्वहारा वर्ग का उत्पीड़ित है, यहाँ पे कुछ शोषण मतलब उद्धार नहीं हो रहा है, बल्कि उनकी जो चॉइस है तो उसका मैनिपुलेशन कहां से हो रहा है,
प्रभुत्व लोगों द्वारा जो किया जा रहा है, जो अभिजात वर्ग के लोग हैं, उसी चीज का वो प्रोपोगेशन महोदय यहाँ पे करते हुए हमें देखते हैं। उसके बाद महोदय फिर देखते हैं किस प्रकार से जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में किस प्रकार से निर्धारित बताए जाते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जब हम देखते हैं कि लोकतंत्र की अगर बात करें या अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट की बात करें, तो ऐसा आपको जताया जाता है कि आप अपने फ्री विल से डिसीजंस ले रहे हैं, आप अपने फ्री विल से ले रहे हैं, लेकिन सोसाइटल कंस्ट्रक्शन जो होती है, जो कुछ चुनिंदा अभिजात वर्ग के लोग बनाते हैं, वही आपके डिसीजन को मैनिपुलेट करते हैं कि आपको इस तरीके की, आपको इसी सरकार को चुनना चाहिए, आपको फायदा होगा। तो यहाँ पे भी आपका मैनिपुलेशन हो रहा है, आपके ऊपर शोषण हो ही रहा है। आप बस दिखाया जा रहा है कि आप आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उसकी प्रभुता जो है वो स्थापित होते जाए। उसके बाद सोसाइटल नॉर्म्स पे आ जाते हैं महोदय, किस प्रकार से नो पेन नो गेन के बारे में बात किया जाता है। ये बात करके जाते हैं कि फ्यूडल से हम कहां आते हैं, इंडस्ट्री सोसाइटी में आते हैं। आपको यहाँ चॉइसेस मिले। अगर फ्री मार्केट की भी आप बात कर रहे हैं, फ्री मार्केट में आपको इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? वही इंडस्ट्रीज कर रहे हैं, वही कैपिटलिस्ट कर रहे हैं, वही लोग हैं, कुछ लोग जो फ्यूडल से आपको बस आपको बता दिया गया है कि आपके पास चॉइसेस है, आप अल्टरनेटिव मतलब अलग अलग कंपनियों में काम कर सकते हैं। अलग अलग कंपनियों में काम करने से क्या उन अलग अलग कैपिटलिस्ट का प्रोपोगेशन या उनका प्रधानता जो है, उनकी प्रभुत्व समाप्त नहीं हो रही है? आपको बस बताया जा रहा है कि आपके पास चॉइस है, लेकिन उस चॉइस से आपका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है महोदय। इसी तथ्य के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के द्वारा जो अभिजात वर्ग है उसकी प्रभुत्व को स्थापित किया जाता है, उसको समाप्त नहीं किया जाता। बहुत बहुत धन्यवाद।